Am I audible better? Yes, sir. Hmm. Sure. So I will be discussing now ionic solution. Ionic equilibrium. Sure. As the name suggests कि भाई इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस। अब आयंस कहाँ पर होंगे बेटा? आयंस जो एसिड के अंदर आयंस मिलेंगे आपको, है ना? जैसे HCl विल गिव यू H+Cl-, H2SO4 भी आपको देगा, H+ देगा, है ना? NaOH आपको बेस में हो सकता है आयंस। ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बेटा, आयनिक कंपाउंड है जिनको पानी में डाल दोगे तो वो डिसॉल्व होकर के फिर डिसोसिएट कर जाएंगे। NaOH हो गया, KOH हो गया, ठीक है ना? और सॉल्ट्स, ये सब के सब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और सबके सब डिसॉल्व होते हैं, फिर डिसोसिएट होते हैं इनटू आयंस। तो इनकी जो इक्विलिब्रियम है, उसको हम इस चैप्टर में डील करते हैं। ठीक है। तो अब छोटे मोटे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं स्टार्टिंग में आपसे, हल्का फुल्का आपसे पूछा जा सकता है कि एक एसिड दिया है और उसका कॉन्जुगेट पूछ लिया आपसे। एसिड दिया हुआ और कॉन्जुगेट पूछ लिया है, कॉन्जुगेट बेस। अगर कोई एसिड H2S दिया हुआ है, आप सिंपली उसमें से H निकाल दो, राइट? एक H+ हटा दो, तो H+ हटाओगे तो HS- बच जाएगा। ठीक है। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं, टू राइट कॉन्जुगेट बेस फ्रॉम a given acid, remove 1H+। ऐसा नहीं कि सारे H+ हटा दिए, सिर्फ एक हटाना है। H हटाओगे तो HS बन जाएगा, और प्लस हटाने का मतलब माइनस डाल देना, इसीलिए HS-, है ना? कुछ भी दिया है, मान लीजिए CH3COH दिया है, तो आप इस H को हटा दो तो CH3CO- बच जाएगा, दैट विल बी कॉन्जुगेट बेस, है ना? तो ये हो गया। एक ही हटाना H+, उसके अंदर चाहे जितने हो। बेस अगर दिया हुआ है, लेट अस से आपको मान लीजिए कोई NH3 बेस दिया है and पूछा गया है राइट द कॉन्जुगेट एसिड, ऐसा पूछ लिया आपसे, राइट कॉन्जुगेट एसिड, तो क्या करना है? ऐड 1H+, ऐड 1H+ टू गिवन बेस टू गेट कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका NH4+। दैट्स इट। कुछ भी दिया हो, मतलब आपको मान लीजिए ऐसा प्राइमरी एमाइन करके CH3NH2 लिखा है, तो इसका हमको लिखना है तो क्या करेंगे? बस सिंपली उसको H+ दे देंगे, तो ये NH2 था, NH3 बन गया और एक प्लस साइन आ गया। क्लियर है बेटा? कोई कंफ्यूजन इस पे? No, sir. ये भी लिख लो बेटा। अभी मैं फिर क्वेश्चंस देता हूँ आपको। Noted, sir. Done, sir. हम्म। अब इसमें क्या है बेटा कि इसके अलावा एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक, ठीक है, एम्फीप्रोटिक। तो एम्फीप्रोटिक, या फिर हम एम्फोटेरिक भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
तो ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड का भी काम करते हैं और बेस का भी, या हम ज्यादा अच्छे से एम्फीप्रोटिक के टर्म्स में बोलेंगे, अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट एज वेल एज डोनेट H प्लस, राइट? सो अ सब्सटेंस which can accept and donate H प्लस, उनको एम्फीप्रोटिक कहते हैं। ठीक है। एम्फोटेरिक क्या होते हैं? कि अ सब्सटेंस which can act as an acid as well as base। तो ऑफ कोर्स अगर कोई H प्लस दे पा रहा है, H प्लस ले पा रहा है, तो वो एम्फोटेरिक होगा ही होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल एम्फीप्रोटिक आर एम्फोटेरिक। ऑल एम्फीप्रोटिक आर एम्फोटेरिक। लेकिन जो एम्फोटेरिक है जरूरी नहीं कि वो एम्फीप्रोटिक हो। जैसे कि हमारे पास ZnO है, हमारे पास BeO है, हमारे पास Al2O3 है, ये जितने भी मैं ऑक्साइड लिख रहा हूं, ZnO लिख चुका हूं, SnO लिख सकते हो, SnO2 लिख सकते हो, PbO लिख सकते हो, PbO2, ये सारे के सारे हमारे क्या है? एम्फोटेरिक है। यानी एसिड बेस दोनों का काम करते हैं, बट नॉट एम्फीप्रोटिक, क्योंकि H प्लस नहीं दे सकते। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ये भी समझ लो, कोई डाउट हो तो बोलो। देखो एम्फोटेरिक के बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। कोई भी रिमूव रिमूव H फ्रॉम एनी पॉलीप्रोटिक, यानी जिसके पास एक से ज्यादा H प्लस होते हैं ना, अगर उसमें एक H हटा दो तो वो एम्फोटेरिक बन जाते हैं। जैसे मान लो कि मैंने लिखा है H2S, तो मेरा HS माइनस एम्फीप्रोटिक होगा। क्यों? क्योंकि वो H प्लस ले भी सकता है और दे भी सकता है। मेरे पास मान लो H3PO4 है, इसके पास 3 H है, तो ये एक H जब देगा तो भी एम्फीप्रोटिक हो जाएगा। दो देगा यानी कि HPO4 बच जाएगा, तो भी वो एम्फीप्रोटिक कहलाएगा। हाँ, अगर तीनों निकाल देगा तो फिर ये एम्फीप्रोटिक नहीं होगा बेटा, ये एम्फीप्रोटिक नहीं होगा। ठीक है। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके पास 3 H, बट इसी के जैसा मिलता जुलता दूसरा रहता है H3PO3। इसके पास भले ही यहाँ 3 H लिखे हैं, बट ओनली 2 H एसिडिक होते हैं, 3 H एसिडिक नहीं होते हैं बेटा। इसमें ध्यान रखने वाली बात है, इसका एंड फैक्टर 2 होता है। इसी तरह से एक दिखने में ऐसा लगता है 3 H है, बट इसमें केवल एक H एसिडिक होता है। तो अगर किसी ने पूछा आपसे कि क्या H2PO2 एम्फोटेरिक है, तो आप बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास एक ही H प्लस था और वो निकल गया, तो एम्फीप्रोटिक नहीं होता है। मोर देन वन H प्लस होंगे तो एक H प्लस हटाने पर, जैसे यहां पर एक H प्लस हटा दो तो H2PO3 बचा, तो इसको आप नाम दोगे एम्फीप्रोटिक। ठीक है। लेकिन अगर इसमें से एक H हटा दो और, यानी कि HPO3 2 कर दो, तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये H बचा हुआ H एसिडिक है ही नहीं। इसके पास दो ही H एसिडिक H थे, आपने पहले एक निकाला फिर दूसरा निकाल दिया, तो जो बचा हुआ है वो एम्फीप्रोटिक कैसे हो सकता है? ये सब लिख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। Done. ऐश्वर्या बेटा अच्छे से लिख लेना आप, हाँ।
Yes, so 2 minutes. राघवी बेटा, आप टेस्ट दो, हाँ। टेस्ट आपने अभी भेजा नहीं मुझे एक भी। आप वीक में कम से कम 2 या 3 टेस्ट अब देने हैं। कोशिश करो कि आप 3 PCM फुल लेंथ टेस्ट दो। ठीक है, जो भी आपने ले रखा हो, आपने अगर मैराथन गो ले रखा है या फिर कुछ भी ले रखा है, तो आप उसमें से PCM का टेस्ट दीजिए। 3 PCM टेस्ट आप जरूर दो आप, और ट्राई टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस। ठीक है। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, केमिस्ट्री में आपको कुछ भी हो जाए, आए नहीं आए, गेस वर्क भी करना पड़े, कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़े, ट्राई टू अटेम्प्ट मिनिमम 19 to 20 क्वेश्चंस। केमिस्ट्री में इतने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने ही हैं। फिजिक्स में भी आप ट्राई करो कि कम से कम 16 क्वेश्चंस के आसपास अटेम्प्ट करो। हाँ, मैथ्स में अगर तुम्हें नहीं आ पाए तो जबरदस्ती नहीं उसमें करना, क्योंकि उसमें आप बिना कुछ के आप नहीं कर पाओगे। फिर भी कोशिश करो कि उसमें 10 क्वेश्चन के आसपास किसी तरह से आप कर पाओ, क्योंकि अगर ये आपका अटेम्प्ट नहीं होगा, ऐश्वर्या बेटा आपके लिए भी बोल रहा हूँ, अगर ये आपका अटेम्प्ट नहीं होगा तो आपको मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स नहीं आएंगे। राइट। तो कुछ भी करके आपको ये अटेम्प्ट करके आना ही है। ठीक है। उसके लिए तुम क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो। ठीक है ना। अभी अगर मान लो मैथ्स में तुम सिर्फ 10 क्वेश्चंस कर रहे हो, तो तुम्हारे पास ऑलरेडी 15 क्वेश्चंस का टाइम इधर से बच रहा है। आप 100% नहीं कर पाओगे मैथ्स में, पक्का है। आपको 15 क्वेश्चन का टाइम बच रहा है, उसको आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखो कि किसमें आप ज्यादा अच्छा कर पाओगे। राइट। केमिस्ट्री में गेस वर्क करने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि तुम कॉमन सेंस से कुछ चीजें कर सकते हो। तो कोशिश करना कि 19-20 क्वेश्चंस आप अच्छे से रीड करके और उसमें कैलकुलेटिव रिस्क लेते हुए गेस जरूर करना। अगर तुमने ऐसा किया और लेटर से 3 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए, एक क्वेश्चन करेक्ट हुआ, तो आप 0 पे पहुंच जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक भी आपका एक्स्ट्रा वर्क किया क्वेश्चन, तो +5 या +4 मार्क्स इमीडिएट दे देगा। तो कुछ भी हो जाए, ये तुम्हारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इससे कम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इज माई पॉइंट क्लियर? Yes, so ठीक है। और आप दोनों लोग जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आपने कुछ भी लिया हो, वेदांतु लिया हो टेस्ट पेपर के लिए, PW लिया हो आपने, आपने मैथन कुछ भी लिया हो, आप 3 टेस्ट पेपर दो। है ना। आप टाइम अपने हिसाब से, आपके पास जो भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लेक्चर है उसके हिसाब से टाइम मैनेज करो। आप 3 घंटे के लिए बैठो और जो है उसको टेस्ट दो, और मेरे पास आप रिपोर्ट भेजो। ठीक है। मैं रोज आपसे पूछूंगा कि आज टेस्ट दिया है कि नहीं, और उसके अकॉर्डिंगली आपको मुझे रिपोर्ट भेजनी है। कुछ भी हो जाए, 3 टेस्ट देना है और ये चीज करनी ही है सब। अभी आवाज आ रही है मेरी बेटा? yes, so यस। तो मैं आपसे पूछूंगा बेटा, 3 टेस्ट आपको देने हैं। हाँ, मैं आपसे रिपोर्ट मांगूंगा, आपको डेली बताना है कि आपने टेस्ट लिया कि नहीं लिया और कब लेने हैं। अपने आप बताओगे तो अच्छी बात है। चल, अब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो बेटा, बताओ मुझे क्या आंसर हो सकता है, चैट बॉक्स में डालो।
भेज दिया। हम्म, यस सो डन। चल अब देखते हैं। कहता है कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2PO4 माइनस। तो ये वो कह रहा है कि एसिड है, तभी तो इसका कॉन्जुगेट बेस पूछ रहा है। तो कंसीडर दिस एज एसिड, कंसीडर दिस एज एसिड, कंसीडर दिस एज एसिड, और इसका कॉन्जुगेट आपको बताना है, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो इसका मतलब कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए क्या करते थे, रिमूव वन H प्लस, यानी इसका एक H प्लस हटा दो, और जब आप इसका H प्लस हटाओगे तो ये HPO4 2 माइनस बन जाएगा। इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आपको मार्क करना है वो क्या है बेटा, सी। देखो ध्यान से हमेशा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन गलती से आप क्या कर लोगे, आपने इसको बेस मान लिया और इसका एसिड लिख दिया तो ये बन जाएगा आंसर, गलती से। क्या मेरी बात समझ में आई? तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्वेश्चंस की रीडिंग करनी है ठीक से, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन अपने से गलत हो जाएगा। फिर वो क्या कहता है, विच इज द सेट ऑफ एम्फीप्रोटिक। अब एम्फीप्रोटिक का मतलब द वन विच कैन गिव H प्लस एंड द वन विच कैन एक्सेप्ट H प्लस। ऑफ कोर्स H3O प्लस जो है H प्लस दे तो सकता है, ले नहीं सकता, तो ये आंसर ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि कहता है कि सबके सब एम्फीप्रोटिक होने चाहिए। राइट। अब तुम्हारे पास यहां पर H2O H प्लस दे भी सकता है, ले भी सकता है, नॉर्मल है वो। अब HPO3 2 माइनस, क्या ये जो H दिखाई दे रहा है ये एसिडिक है? तो अगर याद करो, H3PO2 इसका एन फैक्टर 1 होता है, इसका एन फैक्टर 1 है, यानी इसके पास एक ही H प्लस था। राइट, और अगर वो निकाल दिया तुमने तो अब वो वो नहीं बनेगा एम्फी प्रोटीन, वो तो नॉर्मल एनायन बन जाएगा। तो H2PO2 माइनस इज नॉट राइट। इसी तरह से H3PO3 का एन फैक्टर कितना है बेटा, 2। अगर इसका एक H प्लस निकालोगे तो एम्फीप्रोटिक मिलेगा, दो H प्लस निकाल दोगे तो नहीं मिलेगा, यानी ये भी हमारा एम्फीप्रोटिक नहीं है, दो H प्लस तुमने निकाल दिए। अब देखो, यहां पर तुम्हारा आता है H2PO3 माइनस, यस ये तुम्हारा एम्फीप्रोटिक हो गया। ये तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये तो PO4 वाला है, और वाटर तो इसलिए सेकंड का सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। अब कहता है विच सॉल्ट कैन फर्निश H प्लस इन द एक्वा सोल्यूशन, मतलब जिसके पास H प्लस होगा वही देगा ना। अब आप रिकॉल करो, H3PO2, H3PO3, H3PO4, जिनके इन फैक्टर आपको मालूम है, इसमें एक ही H प्लस है, इसमें दो H प्लस होते हैं, इसमें तीन H प्लस होते हैं। तो अगर उसमें एक ही H प्लस था H3PO2 में, जो कि निकल गया, अब ये H प्लस नहीं दे सकता। राइट, इसमें H3PO3 में दो H प्लस थे, दोनों तुमने निकाल दिए, अब ये भी नहीं दे सकता। जबकि H3PO4 में तीन H प्लस थे, अभी केवल दो गए हैं, एक बच गया है, तो ये दे सकता है। क्या सबको समझ में आई मेरी बात? सर आप थर्ड से एक्सप्लेन कर सकते हो? कौन सा क्वेश्चन बेटा? सर थर्ड वाला ये सॉल्ट वाला। थर्ड वाला ना, थर्ड वाले में मैंने ये समझाया बेटा कि देखो H3PO2 इसके पास कितने H प्लस है, एक ही हैज ओनली वन H प्लस। अगर एक ही H प्लस है और उसको हटा दोगे तुम, तो ये बन जाएगा NaH2PO2। अब इसके पास कोई H प्लस नहीं है, राइट, ये H प्लस नहीं दे सकता। इसी तरह से H3PO3 इसके पास कितने H प्लस हैं बेटा, दो H प्लस है, इनफैक्ट इसका टू मैंने लिखा हैज टू H प्लस। तो अगर मैं दोनों निकाल दूं, दोनों, तो अब इसमें एक जो H बचा हुआ दिख रहा है वो एसिडिक नहीं है,
नॉट एसिडिक एच, क्योंकि दो ही थे और दोनों निकाल दिए, तो इसका मतलब है नो H प्लस वाला केस हो गया। जबकि H3PO4 के पास तीन H प्लस है, जब तक तीनों नहीं निकलेंगे तब तक वो उसका बचा हुआ H एसिडिक ही कहलाएगा। इज इट क्लियर बेटा? यस। चलो, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, और मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चंस अगर आए तो आप जरूर कर पाओगे। ठीक है। चलो, अब देखो, इसमें अगला आपको जो पूछ सकता है, वो पूछ सकता है पीएच ऑफ प्योर वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन। पीएच ऑफ प्योर वाटर। देखो, ऐसा तो सेवेंथ एट्थ से बच्चे लोग जानते हैं, है ना, पीएच 7 होता है प्योर वाटर का। 7 8 से बच्चे जानते हैं प्योर वाटर के बारे में। ठीक है। तो H2O जब सेल्फ डिसोसिएट करता है, तो हम ये मानते हैं कि वो H प्लस देता है और OH माइनस देता है, बिकॉज डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन कंप्लीट तो है नहीं, तो बहुत ही कम अमाउंट मिलता है। तो कितना मिलता है? 10⁻⁻7 मिलता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। बट अगर नॉर्मल सिनेरियो सोचे, हम मान लेते हैं कि कुछ और टेम्परेचर, एट टेम्परेचर लेट अस से T, तो लेट अस से इसका कुछ X मोल्स पर लीटर मिला, इसका X मोल्स पर लीटर मिला, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको हम KW लिखते हैं। तो वो तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, बट रिएक्टेंट तो हमारा प्योर सॉलिड है, उसको नहीं लेंगे। यहाँ दोनों की अमाउंट सेम है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? √KW। बस कहानी यहीं से स्टार्ट होती है आगे की तरफ, कि भाई एट 25 डिग्री सेल्सियस ये जो KW है, ये होता है 10⁻⁻14। इसीलिए जो एक्स की वैल्यू है वो 10⁻⁻7 हो जाती है, जो कि H प्लस भी है और OH माइनस भी है, दोनों की वैल्यू है। इसीलिए जब हम पीएच निकालते हैं जो कि -log H प्लस होता है, और पीओएच निकालते हैं जो कि -log OH माइनस होता है, तो ये 7 बन जाता है, ये भी 7 बन जाता है। तो प्योर वाटर जब भी होगा, प्योर वाटर जब भी दिया होगा, तो उसके लिए H प्लस OH माइनस के बराबर लिखा जाएगा, और जो कि 10⁻⁻7 के बराबर होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और जो है, या फिर इसको लिख सकते हो √KW किसी दूसरे टेम्परेचर पे, एट T टेम्परेचर। हाँ। और पीएच इज इक्वल टू POH होगा, दैट विल बी 7 एट 25 डिग्री सेल्सियस, एंड -log √KW एट टेम्परेचर T केल्विन। ठीक है। पहले इतना लिख लो बेटा, और कोई डाउट हो तो बोलो।
No doubt, sir. Noted. हम्म। वन मिनट। अब इसमें एक और बात आप समझ लो कि अगर बाई चांस ऐसा लिखा हुआ है कि टेम्परेचर जो है 25 डिग्री से ज्यादा है, कुछ भी दे सकता हो, 40 डिग्री सेल्सियस दे सकता है, 45 डिग्री सेल्सियस दे सकता है, कुछ भी दिया हो। अगर ऐसा है तो याद रखना, जो H2O का डिसोसिएशन है वो एंडोथर्मिक होता है बेटा। H2O का डिसोसिएशन क्या होता है? एंडोथर्मिक। यानी कि आपका H प्लस भी बढ़ जाएगा और OH माइनस भी बढ़ जाएगा। इसका क्या मतलब है बेटा? कि पीएच और पीओएच दोनों डिक्रीज कर जाएंगे, क्योंकि माइनस लॉग होता है ना। इसी तरह से अगर टेम्परेचर लेस देन 25 दिया, कुछ भी दिया, 0 डिग्री दिया, कुछ भी दिया है, तो तुम्हारा जो H2O का डिसोसिएशन है वो कम हो जाएगा। राइट, तो तुम्हारा जो H प्लस है वो भी डिक्रीज करेगा, OH माइनस भी डिक्रीज करेगा। इसका मतलब पीएच और पीओएच क्या हो जाएंगे बेटा? इंक्रीज कर जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है। तो अगर मान लो कि हमको मालूम है कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो पीएच न्यूट्रल का होता है, यानी वाटर का, वो 7 होता है। तो जब तुम 25 से ऊपर देखोगे तो न्यूट्रल का पीएच कितना होगा बेटा? न्यूट्रल का पीएच कितना हो जाएगा? 7 से थोड़ा कम हो जाएगा, 6 हो सकता है, 6.5 हो सकता है, 6.7 हो सकता है, वो मालूम नहीं है ना। न्यूट्रल पे पीएच जो है लेस देन 7 पक्का होगा। और यहां पर क्या हो जाएगा? पीएच क्या होगा? ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? ये भी लिख लो, क्योंकि टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछ सकता है। Yes, sir. Noted. हम्म।
चल अब ये क्वेश्चन देखो बेटा। चलो इसको चैट बॉक्स पे डालो आंसर। डन। हम्म। Done, sir. हम्म।
देखो, के डब्ल्यू में जो दिया हुआ है यही सब कुछ, ये वैल्यू ही डिसाइड करती है बेटा। अगर आप ध्यान दो तो हमारा जो पीएच और पीओएच है, प्योर वाटर के लिए 7 + 7 14 था। क्यों था 25 डिग्री सेल्सियस पे? क्योंकि के डब्ल्यू का वैल्यू 10⁻14 था। राइट, तो उसको आप लिख दो पी के डब्ल्यू। व्हाट इज पी के डब्ल्यू बेटा? माइनस लॉग के डब्ल्यू। ये आप एकदम याद रखना, ठीक है ना? ये हमेशा वैलिड है। आप के डब्ल्यू 10⁻13 डाल दो, कितना आ जाएगा ये? 13। तो पीएच प्लस पीओएच का वैल्यू यहां पर 13 लिखा जाएगा, ठीक है। और फिर आते हैं फॉर प्योर वाटर, पीएच इंक्रीजेस वाइल पीओएच डिक्रीजेस, तो गलत हो जाएगा। अगर देखो, प्योर वाटर में दोनों चीज या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पीएच एंड पीओएच हमने क्या प्रूफ किया था? डिक्रीज करता है। और अगर टेम्परेचर कम करोगे तो पीएच एंड पीओएच इंक्रीज करेगा। तो यहां पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? कोई कंफ्यूजन? नो सर। हम्म। चल, तो ये भी आपने कर लिया। अब आते हैं पीएच ऑफ aqueous solution। पीएच ऑफ aqueous solution। अब पीएच ऑफ aqueous solution में जो वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो आपको कोई प्योर एसिड दिया होगा, है ना? पीएच ऑफ एनी वीक एसिड सॉल्यूशन, या फिर पीएच ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। देखो, कोई भी वीक एसिड होता है ना, CH3COOH, ये आप डिकम्पोज कराते हो तो ये बिकॉज वीक एसिड है ना, तो ये पूरा डिसोसिएट नहीं करता बेटा। तो ऐसे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है कि इनिशियली सी मान लो और फिर इसमें से सी अल्फा निकाल दो, इधर सी अल्फा डाल दो, और फिर के इज इक्वल टू का फॉर्मूला लगा दो, जिसमें आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से आप रेशियो ले लोगे। फिर इसको बना दोगे सी अल्फा न्यूमरेटर में दोनों सी अल्फा है, डिनोमिनेटर में सी अल्फा है। तो ये बन जाता है C⁴/1 माइनस अल्फा। ये स्टैंडर्ड तरीका है, ठीक। फाइंड अल्फा एंड H प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा? सी अल्फा के बराबर। और आपका पीएच क्या हो जाएगा? माइनस लॉग H प्लस। दैट्स इट, ये हो गया। बट बट इन जेईई मेन, आपको मेजॉरिटी ऑफ टाइम अल्फा जो है नेग्लेक्ट करते हुए मिलेगा। मोस्टली अल्फा इज नेग्लिजिबल। तो अगर अल्फा नेग्लिजिबल है तो इसका मतलब है कि जो के ए है वो सीधे C⁴ बन गया। अल्फा विद रिस्पेक्ट टू 1 हटा दिया हमने, अल्फा का वैल्यू हो गया √KA/C। अल्फा क्या होता है बेटा? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आयोनाइजेशन। और के क्या होता है? डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। डिसोसिएशन बोल दो या फिर आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोल दो, दोनों चलता है। तो आपका जो H प्लस होगा वो कितना हो जाएगा बेटा? C
इंटू अल्फा था, रख दो, तो ये बन गया रूट के ए इंटू सी। और जब रूट के इंटू सी आपका आसानी से निकल आया, तो पीएच हो जाएगा माइनस लॉग रूट के ए इंटू सी। दैट्स इट। ये आसान तरीका आपने निकाल लिया, ठीक है। और अगर पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड का निकालना हो, तो मोस्टली जो है हमको क्या करना होता है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो कंप्लीट डिसोसिएशन है, कंप्लीट डिसोसिएशन है। कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन आपकी सी दी हुई है, लेट अस से HCl की, तो H प्लस भी तुम्हारा सी मिल जाएगा, बिकॉज वो पूरा डिसोसिएट हो रहा है। तो आपका पीएच क्या हो जाएगा बेटा, माइनस लॉग सी। इसमें कुछ करना ही नहीं है, के वगैरह तो होते ही नहीं है, उसका स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीट डिसोसिएशन मानते हैं, राइट। लेकिन इसमें समटाइम्स एक दूसरी पॉसिबिलिटीज भी है आंसर निकालने की, उसका डिस्कशन हम करेंगे वो अलग से। पहले इतना लिख लो बेटा। Yes, so done. डन। हाँ, अब इसमें जैसा मैंने बताया, समटाइम्स तो ये एबव एवरेज मान लो, जेई मेन के लिए क्वेश्चन आएगा। तो इसमें जैसे मान लीजिए HCl दिया है ना, उसका कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं C है, तो HCl H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें C दे देगा। बट अगर C की वैल्यू, अगर जो C की वैल्यू है वो 10⁻⁻6 से छोटी है, लाइक 10⁻⁻6 दी होगी, या 10⁻⁻7 दी होगी, या 10⁻⁸ दी होगी, उस केस में वाटर का भी H प्लस आपको लेना पड़ता है। यू हैव टू टेक H प्लस कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई वाटर। कितना वाटर कॉन्ट्रीब्यूट करता है, 10⁻⁷ ऐसे केस में
आपका जो H प्लस होगा वो जो HCl का कंट्रीब्यूशन है प्लस वाटर का कंट्रीब्यूशन है, दोनों लेना पड़ता है, बाकी जगह हम निग्लेक्ट कर पाते हैं। अब होता क्या है बेटा कि बिकॉज कॉमन आयन होने की वजह से आप ऐसा लिख सकते हो, लेकिन ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है, तो कुछ अमाउंट और सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो HCl का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो आपने C लिखा है, लेकिन वाटर का कंट्रीब्यूशन 10⁻⁷ के बदले 10⁻⁷ क्यों? क्योंकि कुछ रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। लो शेटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर प्रोडक्ट समहाउ बढ़ जाए तो रिएक्शन बैकवर्ड चला जाता है। तो ये जो वाटर का डिसोसिएशन है थोड़ा सा बैकवर्ड चला गया, क्योंकि HCl ने अपना H प्लस इसको दे दिया। HCl का क्यों नहीं बैकवर्ड गया? क्योंकि वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका H प्लस हो गया। अब ये जब तक आप निकालोगे नहीं, आपका H प्लस नहीं आएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको रफली लिख देना C+10⁻⁷, रफली ऐसे। मान लो कि यू नो 10⁻⁸ या 10⁻⁷ वैल्यू दी है, लेट अस से ये दी हुई है, तो आप रफली इसको कर देना 10⁻⁸ प्लस 10⁻⁷, जो कि बाद में आप निकाल सकते हो, इसको लिख दो 11 × 10⁻⁸। भाई इसको 10⁻⁷ के बदले 10⁻⁸ लिखो तो क्या क्या हो जाएगा, 10 × 10⁻⁸। और 10⁻⁸ कॉमन ले लो, 10+1 क्या हो गया 11। इसका ये वैल्यू आ गई, तो पीएच क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ दिस, मतलब 8 माइनस लॉग 11। ठीक, तो ये रफली आंसर हो जाएगा आपका, खुद 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, लॉग 11 की वैल्यू रखने पे। अगर एग्जैक्ट निकालना है तो तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है। उसके लिए हमें मैथ्स लगानी पड़ती है, H प्लस इंटू ओ एच माइनस इज इक्वल टू KW, ये लगाना पड़ता है। H प्लस की वैल्यू जो है C+10⁻⁷ माइनस W है, और ओ एच माइनस की वैल्यू पूरे सोल्यूशन में इतनी है, जो कि KW के बराबर है। अब इसको अगर मैं x मान लूं तो मेरा क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगा बेटा, x² प्लस CX माइनस KW इज इक्वल टू 0। ठीक है, C की वैल्यू दी हुई है, KW आपको मालूम है 10⁻⁴। अब इसमें तुम x की वैल्यू निकालो, तो यहां पर आप -b प्लस माइनस √b² माइनस 4AC/2a लगा दोगे। इसको कॉपी कर लो बेटा। समझ में आया ना बेटा? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला पार्ट हो गया, एबव एवरेज हो गया, बट वो डिपेंडिंग अपॉन कितना टाइम अवेलेबल है। आप रफली इस तरह भी आंसर निकाल सकते हो, जो मैंने यहाँ पर बिना उसके किया, रफ वे में आंसर निकाल। कोई डाउट हो, कंफ्यूजन है तो बोल दो बेटा। हाँ, So what is W here? W इज द अमाउंट जो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया, वाटर का जो अमाउंट है, थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में H प्लस ओ एच माइनस की कॉन्सेंट्रेशन जो डिक्रीज कर गई है वो चली गई, तो हमने W जो सब्ट्रैक्ट किया वो है। ठीक है, Okay. इतना सोचने की जरूरत नहीं, एक बार लिख जरूर लो। मेरे तो सजेशन है कि अगर ऑप्शंस दिए हो, लेकिन न्यूमेरिकल टाइप में तो ये करना ही पड़ता है, बट अगर ऑप्शंस दिए हैं, तो आप ये रफ वाला जो मैंने आइडिया दिया है उससे कर लेना, इतना टाइम वेस्ट नहीं करने की जरूरत है जेई मेन एग्जाम। सर ये W हर क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करना होता है अगर ऐसा सिचुएशन हाँ आता है? हाँ, लेकिन आप क्वाड्रेटिक देखो, मैंने W हटा ही दिया क्योंकि x लिख दिया ना मैंने, तो अब x निकालना है मुझे, W से कोई लेना देना नहीं है। आप 10⁻⁷ को W लिख दिया हमने, राइट? तो अब मेरा H प्लस हो जाएगा कितना, C+x, एक बार x निकाल लो, और अगर C मान लो 10⁻⁸ है, x ऐड करके H प्लस आ जाएगा और फिर PH निकल आएगा। समझ गए बेटा?
यस सर। हाँ, हर बार क्वाड्रेटिक सेम ही बनने वाली है, इसलिए ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं आपको। बस ये, अगर ये क्वाड्रेटिक भी ध्यान में रह गई तो काम हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक जो मैंने लिखी है, क्योंकि एग्जाम में सी दिया होगा, है ना, के डब्ल्यू तुमको मालूम रहता है, एक्स निकल आएगा और हर बार एच प्लस सी प्लस एक्स ही लिखने वाले हैं। तो इतना सोचने की भी जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में। Done, sir. डन। हम्म। अब देखो क्वेश्चन, आप सोचो, मैं दिखाता हूँ आपको।
देखो, पहले क्वेश्चन में क्या कहता, पीएच ऑफ 10⁻⁶ है ना। अब इसमें अगर आप देखोगे तो जो H+ है, या सी की वैल्यू में बोलूं तो 10⁻⁶ है। मैंने क्या बोला था बेटा, 10⁻⁶ या फिर उससे छोटी वैल्यू। तो अगर 10⁻⁶ है तो H+ जो होगा वो एक्चुअली में, ध्यान से देखो मैंने जो लिखा था, C प्लस 10⁻, सॉरी, C 10⁻⁶ है, फिर 10⁻⁷ माइनस W, यही तो लिखा था। ये वाटर कंट्रीब्यूशन था ना। यानी कि H+ की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी जितनी दी हुई है, राइट, क्योंकि वाटर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग। तो इसका मतलब जो पीएच होगा वो इधर से जो 6 आ रहा था उससे थोड़ा सा छोटा होगा, जस्ट लेस देन 6। इसको प्रोसेस करो, बड़ा समझ में आया। सर एक बार वापस समझा सकते? यस बेटा, देखो, अगर H+ की वैल्यू मैं C के बराबर लिख देता जो कि 10⁻⁶ थी, तो पीएच 6 हो जाता, ठीक। लेकिन बिकॉज जो सीधी है वो 10⁻⁶ है, यानी कि बड़ी छोटी वैल्यू, मतलब इट्स क्लोज टू वाटर का कंट्रीब्यूशन, 10⁻⁷ वाला। तो इसका मतलब जो H+ की वैल्यू है वो असली में ये नहीं है, ये है 10⁻⁶ प्लस वाटर का कंट्रीब्यूशन। यानी H+ को हम थोड़ा ज्यादा मान रहे हैं, और अगर H+ थोड़ा ज्यादा होगा तो पीएच डेफिनेटली लेस होगा। यानी पहले अगर 6 आ रहा था तो उससे थोड़ा कम होगा, जस्ट लेस देन 6। क्या बात समझ में आ गई अभी? यस। हम्म, ठीक है। अब इसको देखो बेटा, 10⁻⁵ है, मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया। अगर मान लो यही दिया होता तो मैं सीधे सीधे POH5 लिख देता, लेकिन उसने कहा क्या किया, पहले इसको डाइल्यूट किया है। अगर बाई चांस वॉल्यूम बढ़ाओगे
राइट, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। जितने टाइम्स वॉल्यूम बढ़ेगा उतने टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब तुम्हारा नया ओ एच माइनस 10⁻⁻8 हो जाएगा, क्योंकि 1000 टाइम्स वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब 1000 टाइम्स ओ एच माइनस कम कर देना। क्या ये बात समझ में आई बेटा? ये NaOH का कंट्रीब्यूशन है। अब आप देख सकते हो 10⁻⁸ आते ही हमारे दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए, क्योंकि OH माइनस जो टोटल होता है वो NaOH का OH प्लस वाटर का OH दोनों लेना पड़ेगा, यानी कि ऐसा। और अगर ऐसा लिया तो आपका OH माइनस का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा बेटा? 11 × 10⁻⁸। 11 × 10⁻⁸। तो POH का वैल्यू क्या होगा? 8 - log 11। 8 - log 11, log 11 जो होगा उसकी वैल्यू 1 से थोड़ी ज्यादा होगी। मान लेते हैं कुछ रफली यहां पर 6 पॉइंट समथिंग आप लिख दोगे, है ना? ऑफ कोर्स log 11 जब आप रख दोगे तो 6 पॉइंट समथिंग रख दोगे। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. यस। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं। हाँ, तो मान लेते हैं कि कुछ 6.9 समथिंग वैल्यू आ गई, है ना? एग्जैक्ट वैल्यू तो 6.95 है। तो पीओएच इतना आ गया, इसका मतलब पीएच हो जाएगा 14 - 6.95। राइट। तो ये तुम्हारा किसके बीच में लाई करेगा बेटा? 7 और 8 के बीच में, है ना? तो 7 और 8 के बीच में कहा आंसर दिया है? एक बार इसको भी प्रोसेस कर लो बेटा, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir, got it. चल, ये भी हमने कर लिया। अब अब हम लोग जो अगले टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसमें, वो है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो इसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनमें सॉल्ट सॉल्यूशंस को हम बेटा 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एग्जाम में तुम्हें या तो सॉल्ट दिया होगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला। अगर बाई चांस ऐसा कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन दिया, मान लो ऐसा लिखा 0.1 MnCl,
और बोला कि इसका पीएच बताओ 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप याद रखना, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये जो सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी इसका पीएच हमेशा आप 7 लिख दोगे एट 25 डिग्री सेल्सियस, सोचना भी नहीं है आपको कुछ और। ठीक, फिर अगला इसमें कैटेगरी आता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी एक ऐसा सॉल्ट जिसमें जो एसिड रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ होगा सॉल्ट बनाने के लिए, वीक एसिड इन्वॉल्व हुआ होगा और बेस स्ट्रॉन्ग वाला ही। इसका मतलब एग्जांपल इसका तुम ले सकते हो CH3COONA। आप देख सकते हो कि ये वाला सॉल्ट CH3COOH और NaOH के रिएक्शन से बना है, ठीक है ना। अब इसका आंसर पीएच तो एक्चुअल वैल्यू के लिए अभी बताऊंगा, बट क्विक मैनर में अगर सोचना हो तो आप बताओ कि स्ट्रॉन्ग वर्ड किसके साथ नजर आ रहा है, बेस के साथ स्ट्रॉन्ग वर्ड नजर आ रहा है कि एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग वर्ड नजर आ रहा है। तो बेस के साथ नजर आ रहा है, यानी कि ये सोल्यूशन बेसिक होगा। ऐसा रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच सकते हो, बेसिक सोल्यूशन। इसका मतलब पीएच ग्रेटर देन 7 नजर आएगा एट 25 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम में बस सॉल्ट देखकर आप समझ जाना कि ये सॉल्ट किस टाइप के एसिड बेस से बना है। ठीक है, Na मतलब NaOH से आया है Na, और CH3CO कहां से आया है, CH3COH से आया है, दैट्स इट। ठीक है, अब इसी तरह से मैं अगला कैटेगरी लिखूंगा, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लो NH4Cl। अब बताओ किसमें आपको स्ट्रॉन्ग की फीलिंग आ रही है, कहां स्ट्रॉन्ग वर्ड लिखा है, किसके साथ एसोसिएटेड है। तो रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस सोल्यूशन को क्या लिख देंगे, एसिडिक। ठीक है, इसका मतलब पीएच लेस देन 7 हो जाएगा एट 25, राइट। अब लास्ट वाला इसमें कैटेगरी लिखते हैं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब यहां केयरफुल रहना है बेटा, किसका इफेक्ट रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है। देखो एग्जाम में दे विल गिव दे विल गिव Ka ऑफ वीक एसिड एंड Kb ऑफ वीक बेस, ये दिया होगा। मान लीजिए कि आपको दे दिया उसने ऐसा कुछ NH4Cl, ये सॉल्ट है, दिस इज सॉल्ट। तो तुम्हारा जो वीक एसिड होगा वो एक्चुअली में HCN होगा, और वीक बेस तुम्हारा होगा अमोनिया लिखा होगा या NH4OH लिखा होगा। तो अब इसमें बस इतना देखना है कि आपका Ka अगर ग्रेटर देन Kb है तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो हमारा हो जाएगा एसिडिक सोल्यूशन, जिसका भी इफेक्ट स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएगा। ठीक है, और अगर K लेस देन Kb हो गया तो हम इसको बेसिक सोल्यूशन बोल देंगे, और अगर K बाई चांस इक्वल टू Kb आ गया तो हम लोग उसको न्यूट्रल सोल्यूशन बोल देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा। फिर मैं आपको पीएच की एग्जैक्ट वैल्यू बताता हूं।
लिख लिया ना? यस। हम्म। अब इनमें जो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, जैसा कि मैंने बोला, इस पे तो किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है ना? अब ये जो दूसरा वाला केस है, हर किसी, जो मैं 3 केसेस लिखने जा रहा हूं, इसमें 3 3 फॉर्मूलाज लगभग आपको पता होने चाहिए, 3 3 फॉर्मूलाज। होता क्या है कि जो भी वीक वाला आयन होता है, जैसे यहाँ CH3CO- जो आयन है वो वीक एसिड से आया हुआ है, तो एक्चुअली में उसका हाइड्रोलिसिस होता है, जिसकी वजह से आपके सॉल्यूशन में OH-, देखो यहां से H+ इसको मिल गया, तो सॉल्यूशन में OH- प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन बेसिक बनता है। इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें जो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होता है, बिकॉज यहां पर अगर कॉन्सेंट्रेशन C है, तो इसमें से कुछ अमाउंट हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, CH, जैसे C अल्फा लिखते थे ना, आप CH लिखते हैं। इस H को कहते हैं बेटा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। क्या नाम देते हैं? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, यानी कितना हाइड्रोलाइज हो गया ये। जितना ज्यादा हाइड्रोलाइज होगा उतना OH- प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ CH और CH आ जाएंगे। अब आपको मैं 3 फॉर्मूलाज देने वाला हूं। एक फॉर्मूला मैं आपको दूंगा H का। तो H का फॉर्मूला इसमें होता है बेटा KW/KA/C, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। एक और फॉर्मूला आपको दे सकता हूं, पहले शुरू में लिख सकते हो। इस पर्टिकुलर रिएक्शन का, जिसको हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कह रहे हैं, इसके लिए जो के इक्विलिब्रियम है, जिसको हम लोग KH करके रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली KW/KA। KW/KA, ये KA किसका KA है बेटा? वो जो वीक एसिड आपका हाइड्रोलिसिस के बाद मिल रहा है, उसी का ये KA है। और उसके बाद आपका H का फॉर्मूला है। फिर आपके पास यहीं पर, और जो कि आपको एकदम अच्छे से रट लेना है, आपको pH का फॉर्मूला एकदम रट लेना है। कुछ भी हो जाए, इस फॉर्मूले को छोड़ना नहीं है। सिर्फ एग्जाम में इतना प्रेडिक्ट कर लो कि सॉल्ट जो है वो किस टाइप का है, उसका pH का फॉर्मूला आपको बस यूज कर लेना है। ये क्वेश्चन में आपको PKW तो नहीं दिया होगा, मोस्टली वो आपको मालूम है 14 है, तो यहां रख दोगे। PK दिया होगा या KA दिया होगा, और कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट की दी होती, जिसको आप यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ये यहां पर फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से दूसरे वाले के लिए, दूसरे वाले में क्या होगा बेटा, कि आपका इस वाले केस में जो कैटायन है, जैसे NH4+, वो हाइड्रोलाइज होगा। और अगर कैटायन हाइड्रोलाइज होगा तो कैटायन वाटर का OH- ले लेगा, क्या बच जाएगा? H+। और उसी H+ की वजह से सोल्यूशन क्या है? एसिडिक। अब यहां पर भी स्टाइल वही है, C कर दोगे, CH कर दोगे। और यहां पर भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, उसको हम लोग KH करके लिखते हैं, KH फॉर NH4+। दैट विल बी KW/, इस बार KB लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वीक एसिड वाला जो है पार्ट, उसका KB होता है। इसके अलावा आपका यहां पर भी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लिख सकते हो। यहां पर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा? सेम मैनर में आप लिखोगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? √KW, और नीचे C/KB, इस तरह का। ठीक है। और यहां पर भी pH का फॉर्मूला आपको रट लेना है। दोनों pH के फॉर्मूलाज आपको रट लेने हैं बेटा, कुछ भी हो जाए आपको ये फॉर्मूलाज याद होने ही चाहिए। एग्जाम में सिर्फ इतना जजमेंट लेना है कि सॉल्ट किस चीज, किस टाइप का है। इट्स स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, या वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट। ठीक है। वीक एसिड वीक बेस वाले का फॉर्मूला बहुत ही आसान है। उसमें दोनों कैटायन एनायन दोनों हाइड्रोलाइज होते हैं, दोनों एक साथ आप हाइड्रोलिसिस उसके लिख लिख सकते हो। लाइक मान लीजिए NH4CN आपने ले लिया,
तो NH4 प्लस Cn माइनस, ये साथ में आप हाइड्रोलिसिस इक्वेशन लिखते हो जिसमें आपका प्रोडक्ट ऐसा दिखाई देता है। लेकिन इस रिएक्शन से आपको कोई लेना देना नहीं, मैं सीधे आपको फॉर्मूला दूंगा। तो पहला फॉर्मूला, जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि मैं यहाँ पर आपको H का वैल्यू दे रहा हूं, Kw/Ka/Kb, एक ये लिख सकते हो। ठीक है। हाँ, यहाँ भी अगर डिग्री ऑफ हाइड्रो सॉरी आयोनाइजेशन कांस्टेंट या फिर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जिसको बोल रहे हो वो लिखना होगा, तो आप इसको लिख दोगे Kw/Ka/Kb, ऐसा करके। और फिर इसके पीएच का फॉर्मूला तो सबसे आसान है, इट इज हाफ Pkw प्लस, इसमें तो कॉन्सेंट्रेशन भी टर्म नहीं आता। ये ये तीन जो पीएच के फॉर्मूलाज हैं, ये आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, कुछ भी हो जाए ये छोड़ना नहीं है, ये आपको एकदम रटा होना चाहिए। इसको भी नोट कर लो बेटा। Noted. अब देखो इसमें ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। अब जैसे इसका पहला क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन जो मैंने किया, क्या कहता है, when salt of weak acid weak base is dissolved in water the pH of the resulting solution will always। अगर ये salt of weak acid weak base है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वीक एसिड का जो के दिया और वीक बेस का जो केबी दिया, उनमें से बड़ा कौन है, जो बड़ा होगा उसके नेचर का सोल्यूशन हो जाएगा। यानी कि किस चीज पे डिपेंड करेगा, के ए के बी वैल्यूज पे। और वैसे भी अपने को फॉर्मूला भी मालूम है बेटा, पीएच इज इक्वल टू हाफ, याद है ना, PKW प्लस PKA माइनस PKB, अभी लिखा है, यानी ऑफ कोर्स PKA PKB पे डिपेंड कर रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, कहता पीएच ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ दिस अमोनियम फॉर्मेट, यानी HCOONH4, यानी दोनों ही वीक एसिड
वीक बेस है, मतलब सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस मिला, यानी सेम फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो, तो आपका आंसर कैसे आएगा? 14 प्लस पीके कितना दिया है बेटा? 3.8। पीकेबी कितना दिया हुआ है बेटा? 4.8। तो यहां से कितना आंसर निकल कर आएगा? बोलिए। 13। 13/2 कितना हुआ? क्लियर है? यस। हम्म। चलो, तो ये पार्ट भी समझ गए। ये मैं आपको शीट भेज दूंगा, डोंट वरी। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है वो है बफर सॉल्यूशन पे। बफर सॉल्यूशन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये बफर सॉल्यूशन क्या है? देखो, ऑफिशियल अगर हम इसका डेफिनेशन बोले तो इसका डेफिनेशन है अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज of its pH on addition of small amount of acid और बेस H प्लस और OH माइनस। ये ऑफिशियल डेफिनेशन है। ठीक है, कि मान लो कोई सोल्यूशन दिया है, आप नॉर्मली जैसे वाटर है मान लो, है ना, वाटर, वाटर का पीएच 10⁻⁷ होता है, लेकिन अगर उसी वाटर में आप 10⁻⁷m, सॉरी, आप उसमें 10⁻⁻2m HCl डाल दो, 10⁻⁻2m, तो इमीडिएट इसका पीएच 2 हो जाएगा, चेंज हो गया ना, राइट। 10⁻³ डाल दोगे तो पीएच 3 हो जाएगा, 10⁻⁴ डाल दोगे तो पीएच 4 हो जाएगा। यानी कि दिस इज नॉट अ बफर, ये बफर नहीं है। तो एग्जाम में हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सोल्यूशन बफर है कि नहीं है? तो जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चीज को रट लो कि आपको 3 एसिड्स की रिक्वायरमेंट, 3 टाइप्स के सोल्यूशंस आपको मिलेंगे तो बफर बोल दोगे। एक, कभी भी आपको वीक एसिड और उसका साथ में कॉन्जुगेट दिया हो, कॉन्जुगेट, ऑफ कोर्स कॉन्जुगेट सॉल्ट के फॉर्म में दिया होगा, जैसे कि CH3COH है तो साथ में दिया होगा CH3COO-। अब ये किस फॉर्म में दिया हो सकता है? ये दिया हो सकता है CH3CONA के फॉर्म में, ये दिया हो सकता है तुम्हारा CH3CO होल ट्वाइस CA के फॉर्म में, ऐसा कुछ भी दिया हो सकता है। अगर ऐसा दिया है ये दोनों चीजें, तो समझ लेना कि वो बफर सोल्यूशन है। ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? इसी तरह से हम अगला लिखेंगे, वीक बेस प्लस इट्स कॉन्जुगेट, वीक बेस प्लस इट्स कॉन्जुगेट। ठीक है, ये भी कॉन्जुगेट सॉल्ट के फॉर्म में दिया होगा, जैसे कि आपको दिया हो सकता है लाइक NH4OH प्लस, यहां पर कुछ भी दिया हो सकता है, NH4 प्लस के लिए NH4Cl लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर आपको ऐसा NH4 होल ट्वाइस SO4। यही सॉल्ट्स हैं जो आपको इस तरह का NH4 दे सकते हैं। ठीक है, ये दिया होगा, या फिर सॉल्ट ऑफ, जो हम पढ़ चुके हैं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ये भी बफर का काम करता है। मतलब इसमें भी अगर एक्सटर्नली आप H+OH- डालोगे कम अमाउंट में तो पीएच चेंज नहीं होने देता। ये इतने एग्जाम्पल्स हैं बेटा। ठीक है, इतने एग्जाम्पल्स हैं। अब इसमें हम लोग ऑलरेडी जो है थर्ड वाले के लिए पीएच पढ़ चुके हैं। सो इनके लिए पीएच का जो फॉर्मूला है उसको हेंडरसन इक्वेशन कहते हैं। इसके लिए पीएच का फॉर्मूला है पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट, यानी कि कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना।
इस वाले में क्या होगा बेटा, पीएच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग कॉन्जुगेट, यानी कि यहां जो कैटायन है वो कॉन्जुगेट अपॉन वीक बेस, ये पीओएच का फॉर्मूला है, सॉरी यहाँ पीओएच क्योंकि बेसिक बफर है ना, यहाँ पीओएच का फॉर्मूला लगाया है। ये दोनों आप फॉर्मूलाज भी लिख लो बेटा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा फिर अपना। कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लेना बेटा कॉपी करते समय। मान लीजिए कि एक कंटेनर में आपको 0.2 m CH3COONA दिया हो और 0.1 m CH3COOH दिया हो और pKa का वैल्यू 4.74 लिखा हो, तो हमारा पीएच का क्या हो जाएगा, तो पीएच का फॉर्मूला लगा दो, pKa यानी 4.74 प्लस लॉग, ये हो जाएगा 0.2 अपॉन 0.1, दैट इज सिंपली log 2, और log 2 की वैल्यू डाल दो 0.3010, है ना। तो ये आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई बेटा? Yes. नोट कर लिया इसको? Just a second. Done. ओके। Yes, so no. अब इसमें लास्ट पार्ट आता है आयनिक इक्विलिब्रियम में, दैट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स जिनके लिए दो कॉन्सेप्ट्स हम लोग पढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जिसको हम लोग केएसपी से रिप्रेजेंट करते हैं, और सॉल्युबिलिटी। दीज आर द टू कॉन्सेप्ट्स विच वी स्टडी। बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स हैं जो स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, जैसे AgCl, AgBr, PbCrO4, ये सब के सब स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, कोई भी सॉल्ट जो है जो जिसका सॉल्युबिलिटी कम होगा उसको स्पेरिंगली सॉल्युबल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे कई टाइप के सॉल्ट्स हो सकते हैं, जैसे मान लो आपने AB टाइप का सॉल्ट लिखा, तो AB क्या होगा, ये सॉलिड है, आपने डिसॉल्व किया लेकिन ज्यादा डिसॉल्व होता नहीं, जितना डिसॉल्व होगा उतना डिसोसिएट कर जाएगा। लेट अस से ये डिसोसिएट कर गया, मान लेते हैं कि ये S मोल्स पर लीटर डिसॉल्व हुआ, तो S उसकी सॉल्युबिलिटी बोली जाएगी, और इनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम KSP लिख देते हैं। तो ये A प्लस इंटू B माइनस, यही तो होगा।
जो कि S इंटू एस हो जाएगा। यानी हमारे पास ए बी टाइप के सॉल्ट्स का रिलेशन, मतलब सॉल्ट के लिए सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन आ गया। तो अगर एग्जाम में मान लीजिए केएसपी दिया है किसी सॉल्ट का और उसकी सॉल्युबिलिटी पूछी है, ठीक है, सिर्फ वो मेंशन करेगा सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा मेंशन कर देगा, आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है। इसी तरह से आपको मान लीजिए ए बी टू टाइप का दिया होगा या ए टू बी, दोनों केसेस में आपका स्टाइल वर्किंग एक ही रहेगा, ऐसा आप लिख सकते हो, है ना। यहां पर मान लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी एस है तो ये एस मिलेगा, तो ये टू एस मिल जाएगा, बिकॉज 1:2 रेशियो में मिलेगा। तो यहाँ के एस पी का रिलेशन क्या आएगा, ए की कॉन्सेंट्रेशन कैटायन की और एनायन की कॉन्सेंट्रेशन में स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज कोफिशिएंट 2 है इसका। तो ये हो जाएगा एस इंटू 2s²। तो कितना बन जाएगा बेटा ये, 4s³। अब अगर ऐसा कोई सॉल्व लिखा है तो आपको इस रिलेशन से निकाल लेना है कि एसपी दिया होगा, सॉल्बिलिटी आप निकाल लोगे। क्या बात समझ में आई बेटा। यस। इसी तरह से लेटस से आपका Ab3 दिया होगा, यहां पर इसी तरह से आप निकालेंगे, तो जब यहां पर करेंगे तो केएसपी आ जाएगा 27s⁴, 27s⁴। और फिर इसी तरह से E2B3, इसमें यही चीज करेंगे अगर, तो आपको यहां पर कितना आ जाएगा, 2 है ना। तो यहाँ सॉल्बिलिटी 2s और 3s लिख लो। तो जब यहां पर आप केएसपी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा, ए वाला जो कैटायन है उसका पावर 2 जाएगा और बी वाले के लिए पावर कितना लिखेंगे, 3। तो ये हो जाएगा 2s के लिए स्क्वायर और 3s के लिए क्यूब, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 108s⁵ बनता है बेटा। ठीक है, तो ये भी आप लिख लो। और ये सब प्योर वाटर में सॉल्युबिलिटी के लिए होगा बेटा, हाँ, प्योर वाटर। सो आपने प्योर वाटर के बारे में अभी क्या बोला? कैन यू प्लीज रिपीट दैट? मैंने बोला कि ये सारे फॉर्मूलाज प्योर वाटर के लिए एप्लीकेबल हैं, वरना क्या होगा, मान लो अगर ये प्योर वाटर नहीं हुआ, जैसे कॉमन आयन कोई पहले से ही प्रेजेंट है वाटर में, जैसे कि मान लो AgCl है, वो बोला गया है कि इसको तुमने डिसॉल्व किया है 0.1 MkCl सोल्यूशन में, यानी ऑलरेडी उसके अंदर Cl-0.1 प्रेजेंट है, तो फिर सॉल्युबिलिटी कितनी होगी। तो जब आप AgCl का इस तरह से इक्वेशन लिख रहे होंगे, तो अब आप Cl- को शुरू में ये नहीं बोल सकते हैं कि वो कुछ नहीं था, वो पहले से 0.1 प्रेजेंट है, 0.1 प्रेजेंट है, और इसकी वजह से सॉल्युबिलिटी कुछ आई, है ना, ऐसा। ये क्लियर है, ऐसा आएगा। तो अब जब आप केएसपी लिखोगे तो फॉर्मूला आपका इस तरह से बनेगा, केएसपी इज इक्वल टू एजी प्लस इंटू Cl-, एजी प्लस रखोगे एस और Cl- रख दोगे 0.1 प्लस एस। और इनकी जो कैलकुलेशन है वो इजी रहती है, क्यों, क्योंकि आप इतना मान लो कि एस इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू 0.1, जैसे ही आप ये ज्यूम करोगे आपका कैलकुलेशन 5 सेकेंड में हो जाएगा।
दैट विल बी KSP अपॉन 0.1, दैट्स इट। इतना इजी है। सिर्फ इतना याद रखना है कि कॉमन आयन होने की वजह से Le Chatelier प्रिंसिपल पिक्चर में आता है और इस इक्वेशन को बैकवर्ड शिफ्ट कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी जो है कम हो जाती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ड्यू टू कॉमन आयन solubility of sparingly soluble salt decreases, solubility decreases। Okay, sir, इस, got it. इसको भी लिख लेना बेटा। Done, sir. आपने भी लिख लिया बेटा ऐश्वर्या? No, sir, just a second. हम्म। बस ये लास्ट ही पार्ट है, अभी चल रहा है। Yes, sir, done. अब इसमें क्या होता है बेटा कि कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए AgBr दिया हुआ है ना, AgBr में अपने को मालूम है कि Ag प्लस मिलेगा और Br माइनस मिलेगा, जो कि एक्वस है। अब नॉर्मली क्या होता है, अगर इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम में आपका जो KSP होगा वो Ag प्लस इंटू Br माइनस, इस कॉन्सेंट्रेशन, ये दोनों बराबर, इसको हम आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं।
तो आयनिक प्रोडक्ट और ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है। अगर आप सोचो कि मैंने बाहर से इसके अंदर ऐसे Br- डाला, बाहर से एक्स्ट्रा डाल दिया, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगेगी, राइट। आपका क्या चीज ज्यादा हो गया अचानक से? आयनिक प्रोडक्ट। केएसपी कांस्टेंट रहता है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो जैसे ही आपका आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन केएसपी हुआ, रिएक्शन बैकवर्ड जाने का मतलब है, इसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आए कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन, तो आयनिक प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन केएसपी। और अगर बाई चांस आयनिक प्रोडक्ट लेस देन केएसपी है, तो इसका मतलब सॉल्ट लगातार डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, डिसोल्यूशन है। और अगर इक्वल है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे। ये भी नोट कर लो बेटा। हो गया। यस सर, डन। ये क्वेश्चन के आंसर आप मुझे जो है लेक्चर के बाद भेज देना। आप इन क्वेश्चन, ये मैं शीट वैसे भेज दूंगा, तो मैं आई एम जस्ट शोइंग कि ये 10th 11th 12th ये तीन क्वेश्चन कि इनके आंसर्स आप मुझे जरूर भेज देना। और इसके बाद अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं तो आप रुकिए, नहीं तो अभी आज के लिए आप रेस्ट करिए। ठीक है बेटा। So I don't have any doubts today, so should I leave? यस बेटा। Okay, sir.